नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम पीआईबी के कुछ इम्पॉर्टेंट यू नो करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, पीआईबी का अपना एक इम्पॉर्टेंस है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो। और फिलहाल के ट्रेंड को अगर आप देखें, यूपीएससी के ट्रेंड को, तो उसमें पीआईबी का एक अपना ही इम्पॉर्टेंस रहा है। जितने भी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स और कोई भी गवर्नमेंट अपडेट, अगर आप पीआईबी से उसको फॉलो करते हैं तो टू द पॉइंट, यू कैन आंसर द क्वेश्चन टू द पॉइंट, बिकॉज पीआईबी एक गवर्नमेंट एजेंसी है, मीडिया मीडिया एजेंसी है। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो 100% करेक्ट आती है। गवर्नमेंट की जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, और एग्ज़ामिनेशन आपको पता है, गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है तो गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में पूछा जाएगा एंड उसके एनालिसिस के बारे में पूछा जाएगा। तो आप यहाँ से बहुत ही चीज़ें समझ सकते हैं, इसलिए। और इस वीडियो में हम आज 17 मई के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये कोविड-19 में जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान हमारी इकोनॉमी पे बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा है, तो उसके लिए अभी फ़िलहाल में कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की थी। उसी में 20 लाख करोड़ रुपए रिलीज़ किए गए हैं, विच इज़ 10% ऑफ द जीडीपी ऑफ कंट्री। तो उसी लिए अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 7 सेक्टर में किस तरीके से स्कीम्स को लागू किया जाएगा अंडर दी आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो देख लेते हैं कि हाइलाइट्स क्या हैं इसके। देखिए, मैंने पहले से ही हाईलाइट किया हुआ है आपके लिए, तो आप डायरेक्टली यू कैन फोकस ऑन दीज पॉइंट्स। तो इंक्रीज्ड एलोकेशन इन एमजी नरेगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रूरल इकोनॉमी के लिए। एमजी नरेगा का एक अपना ही रूल है। और आपको पता है कि मतलब पब्लिक फंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पब्लिक फंडिंग से क्या होता है कि लिक्विडिटी बढ़ती है मार्केट में, क्योंकि लोगों के पास पैसा आता है। जब वो काम करते हैं तो उनको पेमेंट मिलती है, तो लोगों के पास पैसा आता है तो उनका परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होता है। तो पब्लिक फंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पब्लिक फंडिंग। तो एमजी नरेगा से क्या हुआ कि क्योंकि लॉकडाउन के दौरान लोगों ने काम नहीं किया, तो उनके पास पैसा नहीं है, लिक्विडिटी बिल्कुल ही मतलब बहुत ही कम हो गई है। तो देर इज़ नो डिमांड बिकॉज दे डू नॉट हैव परचेजिंग पावर राइट नाउ। तो द फर्स्ट थिंग इज़ टू, अगर आपको इकोनॉमी को दोबारा रीस्टार्ट करना है और कवर अप करना है, तो परचेजिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा। जो आम जनता है उसके परचेजिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए। और आपको पता है कि हमारे देश में मोर देन 60%, यानी अराउंड 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ कैजुअल वर्कर, और उनके पास कोई फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी में वो एंगेज नहीं है। तो जो डेली वेजेस वर्कर हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, कंस्ट्रक्शन लेबरर्स हैं, उनके लिए एमजी नरेगा एक बहुत ही अच्छी स्कीम होती है। मतलब इस स्कीम में आपको पता है कि 100 डेज़ वर्किंग डेज़ मिलते हैं आपको। साल में 100 डेज़ आपको काम दिया जाता है, अगर आपके पास आप एनरोल्ड हैं इस स्कीम से। तो फंडिंग इंक्रीज़ हुई है तो ऑफ कोर्स लोगों के पास पैसा आएगा, और इससे डिमांड सप्लाई का जो चेन है वो दोबारा से रीस्टार्ट होगा। नेक्स्ट है कि इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक हेल्थ एंड अदर हेल्थ रिफॉर्म्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, आपको पता है किसी भी कंट्री का जो रिसोर्स होता है वो ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। क्योंकि अगर ह्यूमन बीइंग, जो उस कंट्री की पॉपुलेशन है, अगर वो हेल्दी है, वो एजुकेटेड है, तो अपने आप वो एक क्रिएटिव माइंड के साथ डेवलपमेंट करती है, राइट। तो पब्लिक हेल्थ में इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोविड-19 में हमें ये साफ साफ पता चल गया है कि हम लोग कितने पीछे हैं, ठीक है। तो हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन विद इक्विटी पोस्ट कोविड। कहने का मतलब है कि आपको पता चल गया कि कोविड के दौरान हम देख ही रहे हैं, लॉकडाउन के दौरान हम लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल नहीं चल रहा है। तो अब ऑनलाइन एजुकेशन वाली बात आ जाती है, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से लोगों ने जूम के थ्रू, जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, यहाँ पे सारे प्रोफेसर्स ने, टीचर्स ने अपनी क्लासेस स्टार्ट की। तो लेकिन पीपल आर नॉट सीरियस, इट हैज़ टू बी फॉर्मलाइज्ड, मतलब इसको फॉर्मलाइज करना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है एनहांसमेंट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिल्कुल सही। तो देखिए, किसी भी इकोनॉमी का जो
बेस होता है ना, वो वहाँ की इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है, इंडस्ट्री कितनी अच्छी ग्रो कर रही है। और बड़े बड़े, सिर्फ बड़े बड़े इंडस्ट्री की बात नहीं होती है, छोटी इंडस्ट्री जो होती है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज जो होती हैं, उनके लिए तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जल्दी से उनको लाइसेंस मिलना, काम में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं होना, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एनहांसमेंट होगा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का, ये अनाउंस किया गया है थ्रू आईबीसी, दैट इज़ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड के थ्रू यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को फर्दर इन्हांस किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इज डीक्रिमिनलाइजेशन डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनीज एक्ट डिफ़ॉल्ट। मतलब लिसन, ये एक अपने आप में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर कॉर्पोरेट्स ये भी है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज पॉलिसी फॉर न्यू सेल्फ रेलिएंट इंडिया, इंक्रीज बोरोइंग लिमिट ऑफ द स्टेट। ठीक है, स्टेट की बोरोइंग लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है 3% से 5% के लिए, क्योंकि स्टेट का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है, मतलब उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेट सेंटर डिवीज़न के ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता है कि फाइनेंस कमीशन ने 42% एलोकेशन दिया है स्टेट को, और बोरोइंग लिमिट 3% थी, तो उसको इंक्रीज करके 5% कर दिया गया है। ठीक है, फॉर द ईयर 2020 एंड 21 ओनली। ठीक है, अगर इसको हम डिटेल में देखना चाहें तो देखिए, मैंने इसको डिटेल में भी किया है। तो ₹400 करोड़ इंक्रीज इन एलोकेशन ऑफ एमजी नरेगा टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट बूस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इस 400 करोड़ से 4000 करोड़ से क्या होगा कि 300 करोड़ पर्सन डेज वर्क किया जा सकता है। ठीक है, और ये जब जितने भी रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इनकी जब ये मानसून सीजन में इनको काम नहीं होगा, अब अपने घर पे होंगे, तो एमजी नरेगा के थ्रू इनको काम किया जाएगा। और एमजी नरेगा का हमेशा से ही ये एक मोटिव रहा है कि एमजी नरेगा के थ्रू ड्यूरेबल एंड लाइवलीहुड असेट इंक्रीज, मतलब बनाया जाए, इंक्लूडिंग वाटर कंजर्वेशन असेट्स। ठीक है, दैट विल बूस्ट रूरल इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्थ रिफॉर्म। तो हेल्थ रिफॉर्म में कहा गया है कि सेटिंग अप, मतलब सबसे पहले इन्वेस्ट इन दी ग्रास रूट हेल्थ इंस्टीट्यूशन, राइट, एंड रैम्पिंग अप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। रूरल एरिया में हेल्थ फैसिलिटीज़ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि हमारे, जैसे कि मैं आपको अपने अपने स्टेट की बात बता रहा हूँ कि इनिशियली जब ये कोविड स्टार्ट हुआ था, तो हमारे स्टेट में, बिहार में ओनली एक ही मेडिकल हॉस्पिटल था जहाँ पे कोविड-19 की स्क्रीनिंग चल रही थी। ठीक है, पूरे स्टेट में। तो देखिए क्या हालत है। तो आप गांव देहात की तो बात ही छोड़ दीजिए, राइट। उसके बाद बात चल रही है कि इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे कि हम पब्लिक हेल्थ लैब्स को सारे डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक लेवल पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, इन रिसर्च को इंक्रीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि रिसर्च को भी यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट अंडर द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में तो हम अलग से बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है, थर्ड सेक्टर है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, दैट इज़ टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन विद इक्विटी पोस्ट कोविड। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है, ऑनलाइन एजुकेशन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे एक स्कीम है मनोदर्पण, जिसमें कि एन इनिशिएटिव फॉर साइको सोशियो सपोर्ट फॉर दी स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड फैमिलीज फॉर द मेंटल हेल्थ। क्योंकि रिसेंटली रिपोर्ट आ रहा है कि बच्चे रह रहे के ना एंग्जाइटी बढ़ रही है बच्चों की। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ को इफेक्ट हो रहा है, एक नया रिसर्च है ये। तो कोविड के दौरान जब बच्चे लॉकडाउन में अपने घरों में हैं, तो उनकी मेंटल हेल्थ की जो कंडीशन है वो डिट्रॉय हो रही है। तो वो भी एक इशू है जिसको हमें देखना चाहिए। उसके बाद नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन में ये है कि भाई एवरी चाइल्ड अटेन, एम ये है इंश्योर करना है कि एवरी चाइल्ड अटेन्स लर्निंग लेवल्स एंड आउटकम्स इन ग्रेड 5 बाई 2025। ठीक है, ये एक मिशन है कि हर एक बच्चा 5 ग्रेड तक के लर्निंग लेवल को अटेंड कर ले, राइट, बाई
2025 तक, ठीक है। ओके फाइन। उसके बाद फोर्थ जो सेक्टर है जहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट हुआ है, दैट इज़ फर्दर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थ्रू आईबीसी। ये हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स के किसी लेक्चर में। उसके बाद डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनीज एक्ट डिफॉल्ट, मतलब बहुत सारे ऐसे पहले एक्ट्स थे जिनको बहुत ही, मतलब जो कि क्रिमिनलाइज नहीं होने चाहिए थे, उनको क्रिमिनलाइज किया गया था। तो इस पर्टिकुलर स्टेप से क्या होता है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता है, ठीक है। छोटे छोटे बातों के लिए आप मतलब किसी को गिल्टी नहीं करा सकते। उसके बाद हो जाता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर द कॉर्पोरेट्स। तो इसमें क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटीज़ बाय द इंडियन पब्लिक कंपनीज इन परमिशिएबल फॉरेन जुरिसडिक्शन, ठीक है। अब लिस्टिंग होगी, इससे ऑफ कोर्स ईज ऑफ डूइंग, मतलब यहाँ पे एक एक रिफॉर्म है ये एडिशनल। तो इस तरीके से एडिशनल स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ एनसीएलटी, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है ये। तो इसके बारे में हम अलग से, अब लोअर पेनल्टीज़ है, तो इससे क्या होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता है। उसके बाद हो जाता है आपका पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी फॉर न्यू एंड सेल्फ रेलिएंट इंडिया, ठीक है। तो पहली बात तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में मतलब प्राइवेट सेक्टर को भी एंट्री मिलेगी, लेकिन एटलीस्ट वन एंटरप्राइजेज विल रिमेन इन द पब्लिक सेक्टर, ठीक है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर की बात कर रहा हूँ। स्ट्रेटेजिक सेक्टर मतलब डिफेंस एरिया में मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग हो गया, स्ट्रेटेजिक हो गया। तो उसमें तो एक एंटरप्राइजेज जरूर पब्लिक सेक्टर की होगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। अदर सेक्टर में तो ठीक है, पीएससीज जो है ना, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। और हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको प्राइवेटाइज क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे भी कारण है जो कि हम डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैनेजमेंट इज़ द वन ऑफ द रीजंस, और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। क्योंकि अब एक टेंडेंसी रही है कि सरकारी काम है तो भाई ठीक है, चल रहा है, पैसा तो मिलना ही है। तो वो वाली टेंडेंसी को दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उससे क्या होगा, ठीक है, तो मिनिमम वेस्टफुल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होगा। नेक्स्ट इज एट्थ में अगर हम देखें तो सपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो जैसा कि बताया गया है कि 3 से 5% बोरोइंग लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है फॉर दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। उसके बाद साथ साथ में ये भी है एक अलग से टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ वन नेशन वन राशन कार्ड वाला जो है, कि कहीं का भी व्यक्ति कहीं भी राशन उठा सकता है। क्योंकि बहुत सारे लेबरर्स माइग्रेट करते हैं दूसरे स्टेट में काम करने के लिए, ठीक है। तो वो फिर उनका राशन वो उठा नहीं पाते, ले नहीं पाते हैं, तो उनको फिर मार्केट प्राइस पे वहाँ पे ख़रीदना पड़ता है। तो अगर ये फैसिलिटी हो जाती है ना, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि दिस इज़ वेरी नोबल स्कीम, जो कि करना चाहिए गवर्नमेंट को, एंड इसके ऊपर मतलब आगे बढ़ के इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड so if you like this video, please subscribe to my channel and stay update to the channel, because I will regularly keep posting such videos। मतलब डेली बेसिस पे मैं पीआईबी का बनाने ही वाला हूँ। तो ये था 17th मई का एक पर्टिकुलर टॉपिक जो कि मैं डिस्कस करना चाहता था। सो राइट, हैव अ नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।